हेलो। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे बोर्ड के, गुजसेट के और जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हम बहुत सारे मतलब कि मेरे पास आई थिंक 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस है एमसीक्यू के, तो हम 2200 से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और जब भी किसी एमसीक्यू के अंदर हमें कुछ कॉन्सेप्ट या उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो सिखा दूंगा आपको। पहले हम सारा चैप्टर बहुत शॉर्ट में सारे चैप्टर का रिवीजन कर देंगे और उसके बाद हम उस पे एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जब मेरे साथ सॉल्व करो तो पहली बात कि आप 1.5 या 2x स्पीड पे देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो रखेंगे, हम पेस थोड़ी सी स्लो रखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। और उसके बाद मेरा दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक पेन और कॉपी साथ में रखें और जब भी मैं बोलूं कि ये पॉज करो और उसको लिख लो या फिर कुछ शॉर्टकट्स लिखवाऊं तो वो आपकी कॉपी में रख लो ताकि वो आपको दिख जाए। ऐसे रखो कि दिख जाए, जो भी शॉर्टकट हो, जो भी कुछ मैं बताऊं वो दिख जाए। तो इस तरह से आप बनाओ, सारा कुछ नहीं लिखना है पूरा, अगर लिखने जाओगे तो रिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होगा। 2x की स्पीड पे देखो, अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है तो 1.5x की स्पीड पे देखो और स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली? तो लेट्स से कि तुम पैदा हुए, समझो कि तुम पैदा हुए। अगर तुम पैदा हुए तो जब भी तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मास था। तो इसी तरह से कोई भी मैटर अगर पैदा हुआ, कोई भी मैटर अगर है तो उसके पास एक चार्ज भी होगा। जिस तरह से उसके पास मास है उसी तरह उसके पास चार्ज होगा, समझ रहे हो? तो वो उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब अगर वो है तो उसके साथ आती ही है, बराबर है, वो बाय डिफॉल्ट है, उसके बिना आती नहीं है। फिर आता है टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस कितने हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। अभी ये चार्ज आए किस लिए? तो वो आते हैं एक्सेस प्रोटॉन्स या फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये आते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सेस प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज आता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसी बॉडी के ऊपर अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है तो उसके ऊपर हमको नेट चार्ज देखने को मिलेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं, अगर 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 सेम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0 है। अभी ये नेट चार्ज का मतलब क्या? नेट चार्ज का मतलब सारे चार्ज को मैं ऐड कर दूंगा तो वो आ जाती है हमारी एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब कि अगर किसी बॉडी पे आपको चार्ज ढूंढना है, कितना नेट चार्ज है, तो उस बॉडी पे जितने भी चार्ज है उसको मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अभी कंजर्वेशन। कोई भी चार्ज ना तो तुम पैदा कर सकते हो ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? किसी भी चार्ज को तुम ना तो पैदा कर सकते हो ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब कि अगर तूने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बॉडी को लिया और उसको टच करा दिया तो ऑब्वियसली नेट चार्ज तुम्हारा कम होगा, लेकिन वो जो पहले दोनों बॉडी के ऊपर नेट चार्ज था उतना ही होगा। समझ रहे हो? और कम होगा का मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल कम हो गया, पर इस बॉडी पे जितना था वो नेट चार्ज कम हो गया, इस बॉडी पे जितना नेट चार्ज था वो ज्यादा हो गया, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई थी। तो इसका मतलब अगर तुम टोटल ओवरऑल चार्ज को देखो और किसी दो ऐसी बॉडी को लो, या फिर दो क्या ज्यादा, जितनी भी बॉडी लेनी है आपको, कुछ ऐसी बॉडी को लो जो आइसोलेटेड हो, तो उस पे जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, अनलेस कि तुम बाहर से कुछ ला के ऐसे इलेक्ट्रॉन पछाड़ दो उसके ऊपर, तो फिर वो बदल जाएगा। ठीक है? तो वो हो गया कंजर्वेशन। अभी क्वांटाइजेशन। मैंने बताया कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज था वो उसके ऊपर एक्सेस प्रोटॉन या फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से था, राइट? अगर वो एक्सेस प्रोटॉन या एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से था तो उसका मतलब कि जो भी चार्ज की वैल्यू होगी वो प्रोटॉन के नंबर इनटू प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उनके मल्टीपल में होगी। मतलब कि अगर एक प्रोटॉन का चार्ज E है, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम मतलब के जो उसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। तो अगर प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E मतलब कि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। अगर इन दोनों की वजह से ही इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज आएगा या फिर जाएगा, तो इसका मतलब कि अगर एक प्रोटॉन आया तो 1E जितना चार्ज हो गया, अगर दो प्रोटॉन आए तो 2E जितना चार्ज हो गया, अगर तीन प्रोटॉन आए तो 3E जितना चार्ज हो गया। अभी उल्टा सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो -1E जितना चार्ज, अगर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो -2E जितना चार्ज,
अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो -3e जितना चार्ज, मतलब के चार्ज जो भी होगा वो e के किसी इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब कि चार्ज आपको ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे भभरा के दे दिया, ऐसा नहीं है, वो आपको पैकेट्स में मिलता है। क्वांटाइजेशन का मतलब कोई कुछ चीज पैकेट में मिलती है, जैसे कि एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है, लेकिन अभी नहीं सोचेंगे, इसके बाद में बात करेंगे। लेकिन वो आपको क्वांटाइज मिलता है, मतलब कि उसको पैकेट्स मिलते हैं, और पैकेट्स कितने के होते हैं, तो वो ई चार्ज के पैकेट्स होते हैं, ई कूलम के पैकेट्स होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी चार्ज है तो वो चार्ज होगा n टाइम्स ई, n टाइम्स ई, किसी भी बॉडी पे n टाइम्स ई का चार्ज होता है, जिसमें n बिलोंग्स टू z है, मतलब z मतलब के इंटीजर नंबर्स, n कोई भी इंटीजर नंबर है, e जो है वो ये है, समझ रहे हो, सिंपल है। चलो मेरे को बताओ कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि किसी बॉडी पे जो क्यू नेट है वो है 8 इंटू 10⁻⁻20, तो मेरा बिलीव करोगे? करना चाहिए। किसी बॉडी पे 8 इंटू 10⁻20 कूलम हो सकता है, तो लेट्स चेक। अगर मैं n इंटू ई वो ले लूं 8 इंटू 10⁻20, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा वो n इंटू ई जितना होगा, तो n कितना आएगा, तो n आएगा 8 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। सोल जो 16 होता है उनका 5 गुना 80 होता है, तो मतलब ये 5, तो 5 इंटू 10⁻1, मतलब कि n आपको मिल गया 0.5, मतलब के आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है भैया। आधा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन तो पूरा ट्रांसफर होगा, आधा तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, किसी बॉडी पे पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यहाँ पे n है तो बिलोंग टू z नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। ओके चलो, उसके बाद आता है कूलम्बिक फोर्स। अब जैसे अगर तुमने देखा हो कि किसी भी दो मास को तुम स्पेस में रख दो, तो उसके बाद उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी तरह से अगर दो चार्ज को तुम स्पेस में रख दो तो उनके बीच में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। अभी कूलम्बिक फोर्स जो है वो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही दिखता है, वो सेम नहीं है लेकिन उसके जैसा दिखता है, समझ रहे हो। तो जैसे कि तू और तेरे पापा है ना, एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन सेम नहीं है, समझ रहे हो। रमेश और उसका पड़ोसी सेम दिखते हैं लेकिन है नहीं, तो ऐसा है। तो देखो ये है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, और उसके बीच में अगर r डिस्टेंस हो तो उनके बीच में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो वो उसकी वैल्यू है k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अभी बारे बारे से समझते हैं ये k क्या है, तो ये एक कांस्टेंट है, राइट। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी इस k को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू भी सेम होगी। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट है, ये k ही है, ये k ही है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब है ये स्पेस की परमिटिविटी है। अगर कोई मीडियम होता तो उसकी परमिटिविटी को मैं ओनली एप्सिलॉन से दिखाता, राइट। अभी ये जो एप्सिलॉन है उसकी बात समझो, उसकी एक अलग ही स्टोरी है। एप्सिलॉन जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, जैसे कि इसमें एप्सिलॉन है, अगर उसको मैं ऐसा कर दूं कि जो मीडियम की परमिटिविटी है डिवाइड बाय मैं स्पेस की परमिटिविटी कर दूं, तो उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल देंगे, और उसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स है, आपको दिख रहा होगा कि फोर्स है वो 1/r² के जैसे घट रहा है, मतलब कि r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। दूसरा, जैसे जैसे जो Q1 Q2 है उसका मल्टीप्लीकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, राइट। तो ये उसकी वैल्यू हो गई। अभी जो लाइक चार्जेस हो गए, चार्ज का इंटरेक्शन देखो, लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्जेस का मतलब कि जो चार्जेस सेम होते हैं, या मानो कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, मतलब कि प्लस प्लस या फिर प्लस सॉरी माइनस माइनस, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है, मतलब के एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो। जैसे कि मेल फीमेल में होता है ना, हाँ, दो मेल होते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, दो फीमेल होती एक दूसरे को रिपेल कर देती है, लेकिन अगर मेल और फीमेल हो गई तो फिर अट्रैक्शन हो गया, उसी तरह से, ठीक है। अभी सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नेट चाहिए तो सारे फोर्स को ऐड कर दो, सिंपल है, सुपर पोजिशन का मतलब ये है।
कि अगर मेरे पास लेट्स से अभी मैं दूसरे स्लाइड में दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, और यहाँ पे एक मानो कि Q3 चार्ज है, और यहाँ पे मैं बैठ गया Q चार्ज लेके। तो अभी मेरे को देखना है कि Q के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अभी ये देखो, ये इसके लिए मेरे को ऐसा सोचना है कि जब Q1 फोर्स लगा रहा है तो Q2 और Q3 है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर Q1 फोर्स लगेगा, मानो कि सारे पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q1 की वजह से Q पर किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ, राइट। इसको मैं बोलता हूं F1, ये है F1। अभी Q2 की वजह से Q पे किस तरफ फोर्स लगेगा, तो इसकी लाइन पे इधर, इसको बोल देता हूं F2। और Q3 की वजह से Q पर कितना फोर्स लगेगा, इधर, वो उसको बोल देता हूं F3। अभी इसको ऊपर अगर नेट फोर्स ढूंढना है तो F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। मतलब के जब एक को सोच रहे हो तो दूसरे दो को नहीं सोचने का, दूसरे को सोच रहे हो तो दूसरे दो को नहीं सोचने का, तीसरे को सोच रहे हो तो फर्स्ट दो को नहीं सोचने का, और उसके बाद तीनों को ऐड करने देगा। वही वही होता है सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, तो उस टाइम में ये समझा दूंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कैसे सुपरपोजिशन वर्क करता है। उसके बाद मीडियम में इफेक्ट। अभी देखो, जो इस तरह ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी इसमें क्या होता है कि अगर आप उसको पानी में रख दो, अगर आप उसको तेल में रख दो, अगर आप उसको स्पेस में रख दो, सभी टाइम पे ग्रेविटी उस पर सेम ही लगेगी। अगर दो पार्टिकल है M1 और M2 मास के, तो उसके ऊपर ग्रेविटी सेम ही लगेगी। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। चार्ज में क्या होता है कि किस मीडियम में बैठे हो तुम, किस मीडियम में बैठे हो, उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अभी देखो, अभी एक मानो कि एक लड़का और लड़की की ऐसे नई नई शादी हुई, ठीक है। तो अभी अगर वो फैमिली के साथ में बैठे है ना, तो इतना ऐसा हाथ वाथ नहीं पकड़ेंगे, ऐसा ऐसा अट्रैक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर वो थिएटर में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर ऐसे बेडरूम में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से जब चार्ज स्पेस में होता है ना, तो उस पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि स्पेस में कोई देख नहीं रहा, स्पेस में सारे ऐसे लुके लुके दूर रहे, समझ रहे, स्पेस में वो दोनों एक साथ है। तो फिर जो स्पेस में चार्ज है उसके ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, जो उसको बोलते हैं F0, ठीक है। अभी उसको बोल देंगे F0। देखो, ये चार्ज है Q1, जिसको जो है रमेश, ये है Q2, वो है रमीला, ठीक है। उन दोनों में हो गया अट्रैक्शन। कैसा अट्रैक्शन, तो वो स्पेस में है, तो वो है F0, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना दिया उतना मिलेगा, ऑपोजिट। मैं छपरी नहीं हूँ भाई, वो तेरे को सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं छपरी नहीं हूँ, समझ रहे हो। समझ रहे हो बोल रहा हूँ, तो उसके बाद बोल रहे हैं छपरी नहीं है, क्या बोल रहा है सर। ठीक है, चलो उसके बाद उसके बीच में R डिस्टेंस है, तो वो F0 जितना फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सिस्टम को, इसी चीज को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, देखो देखो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने, कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन उसको रख दिया मैंने किसी मीडियम में, देखो इधर इधर कुछ मीडियम है, और उसका मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी है जो एप्सिलॉन आर होगा, तो यहाँ पे उसका जो नया फोर्स आएगा, वो नया फोर्स, ये F0 तो नहीं होगा ना, ये F होगा। तो ये जो F होगा ना, वो F होगा F0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, मतलब कि वो घट जाएगा, क्योंकि अब वो जो बीच में पार्टिकल्स हो गए ना, पार्टिकल्स वो देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, ऐसा ऐसा, तो वो शर्मा जाता है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फोर्स कम लगाता है, नहीं तो इसे ऐसे ऐसे स्विंग करके चला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जब भी कोई दो चार्जेस मीडियम के अंदर हो गए तो वो थोड़ा सा कम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। कितना कम लगाएंगे, तो एप्सिलॉन आर जितना कम लगाएंगे, ठीक है। अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ये आपको रट्टा लगाना है, पूरा रट्टा लगाना है। चलो अभी आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, देखो अभी मैंने यहाँ पे एक क्यू चार्ज रख लिया। अभी ये क्यू चार्ज बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाता है, हाँ क्या ना, ऐसे खींचता नहीं है, पकड़ के नहीं खींचता है, बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाता है। तो जब भी हमारे पास बिना कांटेक्ट के फोर्स आते हैं, तो तब हम फील्ड को यूज करते हैं। क्या बताने के लिए कि मानो कि यहां से R डिस्टेंस पे मैंने मानो कि दूसरा चार्ज लगा दिया Q, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, तो उस पे फोर्स तो सर आपने अभी समझ लिया, K Q/R²। लेकिन मानो कि यहाँ पे यूनिट चार्ज होता,
यूनिट चार्ज होता, मतलब कि 1 कूलम का चार्ज होता तो कितना होता? तो भाई सर डिवाइड बाय क्यू कर दो, डिवाइड बाय क्यू कर दो, तो एफ बाय क्यू वो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी को बच्चा हम लोग फील्ड बोलते हैं कि किसी पॉइंट पे, फील्ड में किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लगता है, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा एफ बाई क्यू। अभी देखो फोर्स होता है न्यूटन में, क्यू होता है कूलम में, तो इसका जो एसआई बन जाएगा वो न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। एसआई जो होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा। उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इससे नाप सकते हैं, बराबर। उसकी फील्ड जो है उसकी वैल्यू वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, राइट। अभी सुपरपोजिशन इसमें भी लगेगा, क्योंकि फोर्स में जो लग रहा है वही सुपरपोजिशन इसमें लगेगा। अभी देखो एफ नेट जो होता है वो होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट। वो सुपरपोजिशन में पड़ा। अगर मैं तीनों को डिवाइड बाई क्यू कर दूं तो चलेगा। तो इसका मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगी। सिंपल है, सिंपल है। अगर फोर्स में ढूंढ दिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ढूंढ लोगे। चलो अभी स्पेशल केसेस हमें पढ़ने हैं, और स्पेशल केसेस को अभी के लिए आपको रट्टा लगाना है। इस वजह से रट्टा लगा लो क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, जो हमारे पास है नहीं। अभी हम एमसीक्यूज चला रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया है और उसके बाद आप यहाँ पे रिवीजन करने आए हो तो रिवीजन कर ले हो। तो फिर यहाँ पे मानो कि मैंने एक इनफाइनाइट वायर रख दिया, इनफाइनाइट वायर रख दिया। अब ये इनफाइनाइट वायर ऐसा है कि उसके ऊपर चार्ज बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कि अगर इस पे मैंने चार्ज रखा है, मानो के कुछ चार्ज रख दिया, मानो के 100 का चार्ज रख दिया, 100 कूलम का। तो अगर इसका 100 सेंटीमीटर में 100 का चार्ज रखा है तो 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा? 1 कूलम का। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे से कुछ भी टुकड़ा तुम लोगे, एक टुकड़ा लोगे, मानो कि 1 सेंटीमीटर का, यहां से लोगे या यहां से लोगे, तो दोनों पे चार्ज आपको सेम मिलेगा। तो ये होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मानो कि इसके एल लेंथ पे क्यू जितना चार्ज रखा है, तो क्यू जितना चार्ज पर लेंथ कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो पर लेंथ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा होता है क्यू अपॉन एल, मतलब कि टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है और लेंथ कितनी है तो वो देख लेंगे उसके बाद। तो वो हो गया आपका लैम्बडा। अगर लैम्बडा चार्ज है इसके ऊपर, मानो कि लैम्बडा चार्ज है, ऐसे पॉजिटिव 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 करके लैम्बडा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो उस इनफाइनाइट वायर से, उस इनफाइनाइट वायर से किसी भी आर डिस्टेंस पे, किसी भी आर डिस्टेंस पे जो आपको फील्ड मिलेगी, जो आपको फील्ड मिलेगी इस पॉइंट पे जो फील्ड मिलेगी उसकी वैल्यू ई, इस ई की वैल्यू होगी आपको 2k लैम्बडा ओवर आर, 2k लैम्बडा ओवर आर। याद रखेंगे, किसी भी इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे जो फील्ड मिलेगी वो होगी 2k लैम्बडा ओवर आर। ठीक है। अभी मान लो कि आपके पास इनफाइनाइट वायर नहीं है पर इनफाइनाइट प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लेन है, तो मानो कि इस प्लेन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन ये इनफाइनाइट है, ये दूर दूर तक जा रहा है, दूर दूर तक, मतलब कि ऐसा प्लेन है और ऐसे ऐसे जा रहा है, अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? तो ऐसे जा रहा है। तो उसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी मेरी इवन है। अभी अगर ये प्लेन है तो यहां से मैं लेंथ नहीं निकालूंगा, यहां से मैं एरिया निकालूंगा। तो जो सिग्मा होगा, सिग्मा जो उसका चार्ज डेंसिटी का वो है, एरियल चार्ज डेंसिटी है कि ए पर एरिया कितना चार्ज होगा, तो वो होगा क्यू बाई ए, कि आपने एक ए जितना एरिया लिया तो उसमें कितना चार्ज होगा, बराबर। के पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया आपके ऊपर कितना चार्ज होगा, मतलब आपके ऊपर नहीं प्लेन के ऊपर, आप तो बहुत चार्जिंग है। चलो, तो इसके इसके प्लेन से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, प्लेन से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपका जो फील्ड होगा, आपका जो फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे, वो फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जितनी होगी। हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जितनी। अभी आप सोचेंगे कि सर हर टाइम बाहर ही क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव रखा है तो वो दूर धकेलेगा ना, मतलब कि पॉजिटिव रखा है तो पॉजिटिव चार्ज को दूर धकेलेगा। तो मतलब के यहाँ पे जो होगा वो इस तरफ, बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर निकलता है, वो थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है।
अभी इस तरफ भी वो यही होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये R से इंडिपेंडेंट है, R से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि R मैटर नहीं करता। मतलब कि आप इसको यहां पे रखोगे या यहां पे रखोगे या यहां पे रखोगे, हर जगह पे फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कितने भी डिस्टेंस दूर चले जाओ, कितने भी डिस्टेंस दूर चले जाओ, अगर वो इनफाइनाइट प्लेन है तो उससे r डिस्टेंस पे आपकी फील्ड इतनी ही रहेगी। ये बनती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अभी मानो कि मैंने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, हॉलो स्फीयर ले लिया, राइट, और उसके ऊपर भी मैंने ऐसे उसकी सरफेस पे ऐसे चार्ज मैंने रख दिया, राइट, इसकी सरफेस पे मैंने ऐसे चार्ज रख दिया। अभी इसके सेंटर से मेरे को r डिस्टेंस पे फील्ड ढूंढनी है। अभी अगर इसका इसका खुद का जो रेडियस है वो r होगा, तो उसके रेडियस से कम डिस्टेंस, उसके रेडियस से कम डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी E, वो हो जाएगी 0। इसका मतलब कि स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी। ये क्या, ये कब होगा? जब r इज लेस देन r होगा तब। लेकिन जब r लेकिन जब r जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि उससे बाहर आने लगेगा, तो आपको ऐसा सोचना है कि पूरा जो चार्ज है, मानो कि इसके ऊपर टोटल Q चार्ज है, पूरा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे हो। ऐसा सोचना है कि पूरा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे है, और उसके बाद जो भी आप कैलकुलेट करते हो वो कर देने का, मतलब कि पूरा चार्ज Q जो है वो यहाँ पे सेंटर पे लेने का, और Q चार्ज अगर सेंटर पे है तो उससे r डिस्टेंस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ ओवर r स्क्वायर, जब r ग्रेटर इक्वल टू r होगा। तो ये केस आपको याद रखना है। ये पूरा हॉलो शेल के अंदर ग्रेविटी वाला ही केस है कि मतलब कि अगर हॉलो शेल है तो अंदर के पार्ट में कोई ग्रेविटी नहीं है, बाहर के पार्ट वो 1/r² के प्रमाण से बदलता है, और वही वही सेम यहाँ पे है। तो ग्रेविटी के साथ बहुत सारा मैच करेगा, वो जो हमारी टाइम पीरियड है वो सब भी हमारा अंदर मैच करेगा। तो यह अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया, स्पेशल केसेस हो गए, और एक स्पेशल केसेस और भी है, वो भी हमको सीखना है। बहुत सारा सिखा दिया, एमसीक्यूज कब स्टार्ट करोगे? तो मानो कि एक एल लेंथ का रॉड है, एक एल लेंथ का रॉड है, पूरा एल लेंथ का रॉड है, और उसके एक सिरे से मेरे को ए डिस्टेंस पे जाना है, और वहां पे एक पॉइंट है जहां पे मेरे को फील्ड ढूंढनी है। अब ये एल लेंथ का रॉड है, उसको मैंने इक्वली चार्ज किया है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, और उसके ऊपर टोटल चार्ज है Q। तो अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहां से ये डिस्टेंस ढूंढ लिया और पूरा चार्ज को यहाँ पे ऐसे उसके सेंटर ऑफ मास पे पूरा भर दिया और उसके बाद वहां से ढूंढ लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेथड करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब करने के बाद आपको जो फील्ड मिलेगी E, वो होगी KQ ओवर L में L प्लस ए, सॉरी A इंटू एल प्लस ए, इंटू एल प्लस ए। सिंपल है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आ जाएगा। अगर कोई रॉड है और रॉड के एक एंड पे आपको ढूंढना है, उसका अगर मेथड आपको एमसीक्यू में आएगा तो फिर मेथड भी बता दूंगा कि कैसे होगा, लेकिन ये आपको अभी के लिए याद रखना है, राइट? ओके, अभी आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो मानो कि एक प्लेन है, मानो कि ये एक प्लेन है, ये देखो, ये एक खिड़की है। अभी मेरे को देखना है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ फील्ड लाइंस देखो, फील्ड लाइंस रह गया था, देखो देखो तुम तो सारे आगे बढ़ रहे हो। ओके, फील्ड लाइंस क्या होती है? अभी मानो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मानो कि इस पॉइंट पे किस तरफ फील्ड होगी? तो इस तरफ होगी। इस पॉइंट पे इस तरफ होगी, 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 और ऐसे करके करके वो ऐसे फील्ड, सारी फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी। अभी इन लोगों को मैं अगर कनेक्ट करता जाऊं कि इससे आगे कितनी फील्ड होगी तो यहाँ पे, इससे आगे कितनी फील्ड होगी तो यहाँ पे, इससे आगे कितनी फील्ड होगी तो यहाँ पे, और ऐसे करते करते अगर मैं उसको कनेक्ट करता जाऊं
तो ये जो मिलेगी वो मेरे को फील्ड लाइंस मिलेगी। ये क्या मिलेगी? फील्ड लाइंस मिलेगी। फील्ड लाइंस मेरे को फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, फील्ड की स्ट्रेंथ भी कभी कभी दिखाती है। वो कैसे दिखाती है उसके बाद में बात करेंगे। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता। तो मतलब के जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। जो भी नेगेटिव चार्ज होता है उसमें फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है, तो उसमें फील्ड लाइंस ऐसे होगी। और अगर हमारे पास मानो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव से जनरेट होके नेगेटिव में घुसेगी, पॉजिटिव से जनरेट होके नेगेटिव में घुसेगी, पॉजिटिव से जनरेट होके नेगेटिव में घुसेगी। और कुछ कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगी, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अंदर आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैग्नेट का, आप मैग्नेट की फील्ड देख रहे हो। याद है ना वो 9th में आपने प्रैक्टिकल किया था, वो मैग्नेट रख के उसके ऊपर वो ऐसा लोखंड का भूखा बबरा के ऐसा जो आपने हिला हिला के प्रैक्टिकल किया था, उसमें ऐसे ही लाइंस दिखे ना। हाँ वही वही लाइंस यहाँ पे दिख रहे, वही नहीं है लेकिन उसके जैसी ही लाइंस यहाँ पे दिख रही है, समझ रहे हो? चलो अभी फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखाया, अगर मैं एक प्लेन ले लूं और मैं चेक करूं कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक नेट नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी एक बात समझो, अगर ये मेरा प्लेन ऐसा है बराबर, मतलब मेरी खिड़की जो है वो ऐसी है, तो इसमें से मानो कि मेरी आंखों से ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, मेरी आंखों से निकल रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं तो मेरे में इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास होगी, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे पकड़ रहा हूं। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया, ओ ओ अभी तो दिख ही नहीं रहा, ओ ओ कुछ कुछ ही फील्ड लाइंस, कोई ही फील्ड लाइंस पास हो रही है, कुछ कुछ ही पास हो रही है। इसका मतलब अगर मेरा एरिया का वेक्टर वो ई के डायरेक्शन में ही है तो फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एरिया का वेक्टर ऐसे हो गया तो ऐसा हो गया, मतलब कि 90 डिग्री हो गया, मतलब ये तो थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन मैं कुछ और दिखाता हूँ। लेकिन एक सेकंड मेरे, रुक जा। अगर मतलब ऐसे सोचो, ये खिड़की है, ये मेरा एरिया है। अभी देखो इसमें से बहुत सारा ऐसा फील्ड लाइंस पास हो सकता है, क्योंकि मेरी आंखें है वो फील्ड पास कर रही है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया, अभी कैसे फील्ड लाइन पास होगी? इसमें से नहीं पास हो रही ना, तेरे को मेरी आंखें दिख रही है, डूब मत जाना। लेकिन इसमें से थोड़ी फील्ड लाइन पास हो रही है, तो फिर यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। मतलब कि वो उसके बीच के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दिखाएगी। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है ई डॉट ए। अगर इसका एरिया ए जितना है, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है उनकी स्ट्रेंथ है ई जितनी, तो ई डॉट ए। अगर मेरा एरिया ऐसा होता, देखो अगर मेरा एरिया ऐसा है लेकिन मेरी फील्ड लाइंस ऐसी है, राइट, तो ये देखो ये जो है ये है मेरा एरिया का वेक्टर, ये है मेरी फील्ड का वेक्टर, और उनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स की वैल्यू होगी ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, राइट। अभी अगर आपके पास कुछ ऐसी सरफेस है, आपके पास कुछ ऐसी सरफेस आ गई कि जिसका एरिया बहुत ही ऐसे मुड़ा उड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या करोगे? तो यहां से एक छोटू सा एरिया लेंगे, यहाँ पे फील्ड चेक करेंगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर चेक करेंगे, और उसके बाद जो भी मतलब के सॉरी मैं यहाँ पे मैं अपने थोबड़े के अंदर घुसा रहा हूँ, ये सब मेरे को याद रखना पड़ेगा कि मेरा फेस वहां पे है, मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को ओके, तुम लोग ये देखो, ठीक है, अभी मैं नहीं दिख रहा आपको। तो अभी ये जो फील्ड है और ये जो एरिया है, उनके बीच में जो छोटा सा एरिया है उनके बीच में एक छोटू सा फ्लक्स होगा, और वो छोटू सा फ्लक्स उसको मैं बोल दे रहा हूं φ1। ऐसे कहीं पे यहाँ पे लेके मैं φ2 ढूंढूंगा, ऐसे करके यहाँ पे मैं φ3 ढूंढा, और ऐसे करके करके पूरा सरफेस ले लूंगा, और जो फाई टोटल होगा वो होगा पूरे फ्लक्स का सिग्मा, सिग्मा ऑफ फाइव आई इज इक्वल टू 1 to n। अगर मैंने टोटल n ले लिया तो फाइव आई में सरवाड़ा होगा, मतलब सरवाड़ा मतलब सरवाड़ा मेरा गुजराती थोड़ा सा निकल जाता है, सरवाड़ा मतलब के एडिशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर वो मैंने एरिया का डिफरेंशिएशन लिया होता, मतलब को बहुत छोटू सा एरिया, तो मैं क्यू टोटल लिखता इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वो मैं ले लेता, समझ रहे हो? चलो मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है।
अभी गॉसिस लॉ, गॉस ने क्या बोला, गॉस ने बोला कि अगर आप एक क्लोज्ड सरफेस लेते हो, मानो कि ऐसा एक क्लोज्ड सरफेस है, मतलब क्लोज्ड है पूरा पूरा, ऐसा गोला बना दिया, ऐसा प्रिज्म बना दिया, ठीक है। तो प्रिज्म के अंदर अगर कुछ चार्ज यहाँ पे है, मानो कि ये Q1 चार्ज प्रिज्म के अंदर है, Q2 प्रिज्म के अंदर है, Q3 प्रिज्म के अंदर है, Q4 जो है वो प्रिज्म के बाहर है, Q5 वो प्रिज्म के बाहर है। तो प्रिज्म मतलब क्या, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। तो उसका क्लोज सरफेस का जो नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स होता है, वो नेट फ्लक्स Q नेट वो हो जाता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, स्पेस की परमिटिविटी। तो ये जो होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना होता है। अभी Q इनसाइड का मतलब जितने चार्ज अंदर है उसी को लेना है, जो चार्ज बाहर है उसको नहीं लेना है। मतलब क्या, Q4 उसको नहीं लेना है, Q5 उसको नहीं लेना है। अभी क्यों नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? तो देखो, अगर Q4 के वजह से कोई फील्ड इसके अंदर जाएगी तो फिर तो बाहर भी आ जाएगी ना, वो तो बाहर भी आ जाएगी। मतलब कि जितना अंदर गया उतना बाहर भी आ गया। अभी अंदर जो जाता है, जो 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 फ्लक्स, अगर मानो कि मेरा एरिया यह है, अगर कोई फील्ड अंदर जा रही है तो उसका फ्लक्स नेगेटिव होता है, लेकिन अगर कोई फील्ड बाहर आ रही है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो यहां से जितना नेगेटिव फ्लक्स अंदर गया उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स बाहर आ गया। तो मतलब कि उसकी वजह से तो फ्लक्स मेरा हिला ही नहीं ना, उसकी वजह से फ्लक्स मेरा जीरो है। लेकिन अंदर के जो चार्ज होते हैं, अंदर के जो चार्ज होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि यहां से बाहर निकला लेकिन वापस अंदर नहीं आया, यहां से बाहर गया लेकिन वापस अंदर नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि ऐसे घूम फिर के आ गई वापस, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ऐसा इसकी वजह से ही जो अंदर के चार्ज है उसकी वजह से ही आपको नेट फोर्स मिलेगा, नेट फ्लक्स मिलेगा, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी एक आता है डेंजर पॉइंट, जिसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेटेड करने पड़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। के अगर मेरे पास एक Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है और उसके बीच का डिस्टेंस मानो कि 2a जितना है, 2a जितना है, तो इसकी वजह से हमको एक डाइपोल मिलेगी। मतलब के डाइपोल का मतलब कि दो पोल डाइपोल, ठीक है। उसका डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, याद रखने का है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हमेशा हमें पॉजिटिव की ओर जाना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। असतोमा सदगमय, समझ रहे हो, कि अंधकार से प्रकाश की तरफ, उसी तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अंधकार से प्रकाश की तरफ, समझ रहे हो। अभी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से दिखाएंगे उसकी वैल्यू होती है Q इनटू जो तुम्हारे बीच का डिस्टेंस है ना, वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना, वो अभी वो डिस्टेंस कितना है 2a, तो वो 2 इंटू ए उसका वेक्टर। 2a किस तरफ है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, समझ रहे हो, सिंपल। अभी इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। पहले तो समझो, अगर मैं डाइपोल को पूरा पूरा ले लूं, पूरा पूरा डाइपोल ले लूं, देखो पूरा पूरा डाइपोल ले लिया, तो उसके ऊपर Q नेट तो जीरो आ जाएगा, नेट चार्ज तो जीरो हो गया, राइट। अभी आप सोचोगे कि सर अगर नेट चार्ज जीरो हो रहा है तो फील्ड भी नहीं बनेगी ना, नहीं फील्ड बनेगी, फील्ड बनेगी, क्योंकि ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। ऐसा नहीं है कि दोनों चिपक चुके हैं, दोनों सेपरेटेड है, तो मतलब कि एक दूसरे को न्यूट्रल पूरा नहीं किया, इसकी वजह से कुछ फील्ड बनेगी, इसकी वजह से कुछ फील्ड बनेगी, और उसका टोटल आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद कैसे रखनी है, सिंपल याद रखनी है। देखो, अगर ये मेरी डाइपोल मोमेंट है, ये मेरी डाइपोल मोमेंट है, अगर मैं उसकी एक्सिस पे जाऊं, अगर मैं उसकी एक्सिस पे जाऊं, ये मेरा डाइपोल मोमेंट P है, ये उसका सेंटर है, तो यहां पे भी a जितना डिस्टेंस होगा, यहां पे भी a जितना डिस्टेंस होगा। अगर मैं इससे r जितना डिस्टेंस, r जितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है r जितना, r जितना डिस्टेंस अगर एक्सिस पे जाऊं, यहां से r इस तरफ या फिर इस तरफ किसी भी तरफ जाऊं, तो वहां पे E की जो वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P के डायरेक्शन में, P के डायरेक्शन में, और कितनी होगी, E होगी 2kp ओवर r क्यूब, राइट, 2kp ओवर r क्यूब। कहां पे, तो वो जो डाइपोल है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, सही है। वैसे तो थोड़ा सा होता है, कैलकुलेशन होता है, अगर वो r और a दोनों को कैलकुलेट करोगे तुम,
लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि मोस्टली आपका जो एमसीक्यू होता है तो एमसीक्यू के अंदर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए ही होता है और उसके अंदर आप यही फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन जब आप थियोरी लिखोगे तो थियोरी के अंदर आपको ये सब प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम एमसीक्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी अब देखो, ये मेरी डाइपोल है, ये मेरी डाइपोल है, समझ रहे हो? अभी ये उसका सेंटर है, तो उसके सेंटर पे ये आपको एक ऐसा पूरा प्लेन दिखेगा, हाँ क्या ना, ऐसा पूरा प्लेन दिखेगा। उस प्लेन के ऊपर मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला प्लेन है, अभी मैंने एक लाइन दिखाई है, लेकिन ये पूरा प्लेन है, तो उसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन क्योंकि उसके इक्वेटर पे है। देखो ऐसा ऐसा पृथ्वी ऐसा है, वो ऐसा गोल गोल घूमता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आप इक्वेटर बोलते हो ना, यहाँ पे अगर ये मेरा पूरा गोला है, अभी मेरे पास गोला नहीं, तो ये पूरा गोला है, ऐसा गोला आपका पूरा घूम रहा है, तो ये जो लाइन है उसको आप इक्वेटर बोलोगे ना। तो इक्वेटर में से पास होने वाली एक प्लेन, वो इक्वेटोरियल प्लेन है, और वो उसके ऊपर जो पी का उसके ऊपर जो डाइपोल है उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो किसी भी आर डिस्टेंस पे आपको मिलेगा डाइपोल मोमेंट की उल्टी डायरेक्शन में। समझ लो, डाइपोल मोमेंट की उल्टी डायरेक्शन में, इस तरफ डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट की उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा और इससे आधा मिलेगा। तो ई इक्वेटोरियल जो है वो आपको मिलेगा माइनस केपी ओवर आर क्यूब, माइनस केपी ओवर आर क्यूब। समझ रहे हो? यहाँ पे था 2 केपी ओवर आर क्यूब पी की डायरेक्शन में, यहाँ पे पी के उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिखा है, पी के उल्टे डायरेक्शन में केपी ओवर आर क्यूब। समझ रहे हो? चलो अभी अगर इस डाइपोल को मैंने एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रख दिया, कि मानो के ये एक डाइपोल मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मानो कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसको फटाफट ऐसे जुड़ दूं, ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूं और यहाँ पे लगा दूं, और एक बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अभी अगर इसमें मैं एक डाइपोल को रख दूं ऐसा, मानो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखने का, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगेगा? तो Q इंटू ई जितना फोर्स लगेगा। सर ऐसा क्यों? Q इंटू ई क्यों? क्योंकि आपको पता था कि F बाई क्यू वो E होता है, तो मतलब कि F होता है Q इंटू ई। सिंपल है ना? तो बस यहाँ पे Q इंटू ई फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे Q इंटू ई फोर्स इधर लगेगा, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, वो देखो, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये उसको ऐसे खींच रहा है, तो ये ऐसे टॉर्क लगेगा ना, ऐसे टॉर्क लगेगा ना। हाँ, तो वो जो टॉर्क होता है, वो टॉर्क की वैल्यू वो होती है P क्रॉस ई। मतलब वो टॉर्क के डायरेक्शन के साथ P क्रॉस ई, और उसकी वैल्यू होती है PE साइन थीटा, राइट? अगर मैं थीटा ले लू 0 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये देखो, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो लीनियर है, दोनों लाइन पे ही है, एक ही लाइन पे है, तो फिर उस पर टॉर्क नहीं लगेगा। अगर ऐसा होगा तो टॉर्क लगेगा। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो आपको मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, वो कितना होगा? P इंटू ई जितना। और अगर वो ऐसा चला गया, ऐसा मतलब उल्टी डायरेक्शन में 180 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, और तब जो टॉर्क आपको मिलेगा वो भी जीरो मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। अभी ये जो कंडीशन है ना, जब ये दबा रहा है, तो अगर मैंने थोड़ा सा ऐसा मोड़ा तो ही करके ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको दबा रहा हूं और अगर डाइपोल मोमेंट थोड़ी सी भी ऐसे हुई तो बस ऐसे ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। इस पोजीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? चलो अभी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो इस डाइपोल की होती है इस फील्ड के अंदर, वो होती है माइनस पी डॉट ई। अगर वैल्यू बोलूं तो वो होती है माइनस पीई कॉस थीटा।
और थीटा क्या होता है, तो थीटा वो पी और ई के बीच में का एंगल होता है, पी और ई के बीच का एंगल होता है। चलो, तो अगर थीटा 0 है तो यू कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 0, मतलब कि माइनस पीई जितना। अगर थीटा 90 है तो यू की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर कॉस थीटा 0 है, और अगर थीटा 180 है तो यू की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी पीई जितनी, क्योंकि कॉस 180 वो -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, सिंपल है। अभी देखो यहां पे ये मैक्सिमम है, यहां पे ये मिनिमम है। कोई भी जो सब्सटेंस होता है या फिर कोई भी पार्टिकल होता है वो ऐसी पोजीशन में रहने की ट्राई करेगा जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। कोई भी पार्टिकल, ये रूल है नेचर का, नेचर का रूल ये है कि कोई भी पार्टिकल ऐसी पोजीशन में रहने की ट्राई करेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो। जैसे कि अभी देखो ये मेरा पेन है, अगर मैंने इसको यहां से उठाया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कम कहां थी, नीचे थी, तो वो नीचे आएगा। सिंपल है ना। कोई भी पार्टिकल ऐसी पोजीशन में रहने की ट्राई करता है जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, समझ रहे हो। चलो, तो ये था उसका टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। अभी फोर्स क्या होता है, देखो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो भी फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि इस तरफ क्यूई, इस तरफ क्यूई, क्यूई क्यूई 0 हो गया, मर गया। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक साइड ज्यादा है एक साइड कम। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, मानोगे इस तरफ से ऐसे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस साइड फील्ड ज्यादा है। फील्ड ज्यादा कैसे कब पता चला, तो देखो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी डेंस है, जहां भी फील्ड लाइन डेंस होगी, जहां भी फील्ड लाइंस डेंस होगी वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। जहां पे फील्ड लाइंस ऐसी छूटी छवाई होगी, मतलब के छोटी छोटी, मतलब के दूर दूर होगी, तो वहां पे आपको फील्ड की वैल्यू कम मिलेगी, समझ रहे हो। चलो, तो अगर यहाँ पे मैंने एक डाइपोल रख दिया, मानो कि यहाँ पे मैंने एक डाइपोल रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की, मानो कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मानो कि इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा केस में भी चाहिए, तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे। तो इस पे जो फोर्स इस तरफ लगेगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन इस तरफ का फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स उसको इस तरफ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे मानो कि ये साइड पॉजिटिव है, मानो कि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, समझ रहे हो, तो क्या होगा, इस पर इस तरफ इस तरफ इस पर इस तरफ कम फोर्स लगेगा, इस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फिर वो इस तरफ जाने का स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। हाँ, टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क तो लगेगा ही, लेकिन फोर्स जो है वो आपको नेट मिलेगा ही मिलेगा, नेट फोर्स हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कि ऐसा जब जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो फोर्स कांट बी 0, मतलब कि देखो अभी कांट बी 0 का मतलब ऐसा होता है कि अगर अगर आप कुछ पोजीशन में, मानो कि ऐसे मैं वर्टिकल पोजीशन में रख दूं, ऐसे मैं वर्टिकल पोजीशन में रख दूं या फिर कुछ ऐसे पोजीशन में रख दूं, तो फोर्स का वैल्यू एक एक पूरा ऐसा ऐसे एक पोजीशन के लिए 0 मिल सकता है, लेकिन पूरे पोजीशन पे नहीं, समझ रहे हो। एक केसेस आता है, राइट, लेकिन फोर्स कांट बी 0, दूसरे किसी केस में 0 नहीं होगा। लेकिन टॉर्क, टॉर्क वो 0 हो सकता है, कैसे, मानो कि ये मेरी फील्ड है और पी भी इसी डायरेक्शन में है, पी भी इसी डायरेक्शन में है, तो हाँ फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो ये यहां से खींच रहा है, ये यहां से खींच रहा है, तो टॉर्क कैसे घूमेगा, कैसे, टॉर्क का मतलब घुमाना, घुमाता तो नहीं है, तो फिर टॉर्क नहीं लगेगा। तो टॉर्क कैन बी 0, फोर्स कांट बी 0 और टॉर्क कैन बी 0। तो ये शायद हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया कि ई के अंदर फोर्स कितना हो गया, डायपोल समझ लिया, डायपोल मोमेंट समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया, कूलम्बिक फोर्स समझ लिया, चार्ज समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, तो रेडी, नोट और पेन निकाल लो, जो भी कुछ नोट करना है कर लो और आगे बढ़ते हैं।